रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैस्मिन अपने पति रोनी के साथ में मूवी देखकर घर आ रही होती है। तभी उसे रास्ते में वो बोलती है, आज जो आपने मूवी दिखाई है, कसम से रोम रोम में रोमांस जाग गया। मेरा तो मन कर रहा था वहीं आपको गले लगाकर किस्सी दे दूं। अरे मूवी भी तो रोमांस के किंग इमरान हाशमी की थी। रोमांस तो जागना ही था, और जागे हुए रोमांस को सोने क्यों दिया मैडम आपने? अपने पति के साथ ही तो आई थी, आप कर लेती किसी। अच्छा, तो हीरो का नाम इमरान हाशमी है, मैं तो उसकी फैन हो गई। अब से हम उसी की मूवी देखने जाया करेंगे। क्यों रोमांस भरना है अपने अंदर? वो तो मुझ में कूट कूट के भरा हुआ है। कुछ ही देर में रोनी और जैस्मिन घर पहुंच जाते हैं, जहां रोनी की मां साधना उन्हें देखकर बोलती है, आ गए तुम दोनों, दर्शन हो गए अच्छे से? हाँ माँ, हो गए। भीड़ नहीं होती ना रात में, इसलिए अच्छे से दर्शन हो गए। अच्छा, प्रसाद तो दो। अब प्रसाद में क्या माँ जी को मूवी की टिकट दोगे? अरे नहीं, सोचने तो क्या बोलूं। हाँ माँ, वो पूजा की थाली हम मंदिर में ही भुलाए, रास्ते में याद आया था, पर फिर मैंने सोचा क्या वापस जाना, इसीलिए हम घर आ गए। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो अब तुम दोनों आराम कर लो। दोनों अपने कमरे में रेस्ट करने चले जाते हैं। अगले दिन जब जैस्मिन रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास साधना वहाँ आकर बोलती है, अच्छा बहू, कल कौन से मंदिर गए थे तुम दोनों? जरा बताना। वो क्या है ना, सामने वाली पड़ोसन है ना, वो मुझसे कह रही थी मंदिर जाने को, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके साथ ही चली जाऊँ। अरे माँ जी, वो तो रोनी जी को पता है, रात को जब आएंगे तो पूछ लेना आप। अच्छा, तुझे नहीं पता? चल कोई बात नहीं, मैं पड़ोसन के घर जा रही हूँ, कुछ देर में आती हूँ। साधना के बाहर जाते ही जैस्मिन रसोई से बाहर आती है और टीवी ऑन करके इमरान हाशमी की मूवी देखने लगती है। कुछ ही देर में उसकी फिल्म खत्म हो जाती है। तभी उसकी सास भी घर वापस आ जाती है और अपनी बहू को ऐसे टीवी के सामने बैठा देखकर साधना बोलती है, अरे बहू, क्या देख रही है टीवी में? वो माँ जी, भीगे होठ। क्या? अरे माँ जी, एक सीरियल देख रही थी, उसमें हीरो के सारे नोट भीग जाते हैं बारिश में, तो वही बोला था मैंने, भीगे नोट। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही सुनाई दिया। खैर जाने दो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। साधना अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में शाम होती है और रोनी घर आकर बोलता है, जैस, पानी लाना, बहुत प्यास लगी है। अरे, आपको पानी की प्यास लगी थी? मुझे लगा। क्या लगा मैडम आपको? मुझे भी बताओ, मैं भी तो जानूं कि आजकल मेरी बीवी को क्या क्या लगने लगा है। कुछ नहीं, जाने दो, तुम नहीं समझोगे। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? अब तो बताना पड़ेगा। और क्यों नहीं समझूंगा, पति हूँ तुम्हारा, मेरे बिना कोई और थोड़ी समझेगा। रोनी जैस्मिन को अपने करीब खींचता है। इतने में ही अचानक से वहाँ साधना आ जाती है। उसको ऐसे देखकर दोनों दूर हो जाते हैं। ये देखकर साधना बोलती है, बहू, अगर खाना बन गया हो तो मुझे खिला दे, ताकि मुझे अपने कमरे से बाहर ना निकलना पड़े। हाँ माँ जी, खाना तैयार है, आप भी फ्रेश होकर आ जाइए। दोनों माँ बेटे फ्रेश होकर खाना खाने बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सभी अपना अपना खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ रोनी जैस्मिन से बोलता है, हाँ मैडम, तो अब बताइए कौन सी प्यास की बात कर रही थी आप? वही जो इमरान हाशमी के अंदर भरी रहती है, लेकिन अफसोस आप में नहीं है। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी जैस्मिन रोनी को रोकते हुए बोलती है, क्या आप भी? इमरान जैसी बात नहीं है आपकी किस में, उसके जैसी करो ना। देखा नहीं था उस दिन फिल्म में वो कैसे अपनी हीरोइन को किस कर रहा था? मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने क्या इमरान हाशमी को किस की हुई है क्या, जो उसकी तरह करने की कह रही हो? और वैसे भी उसने तो कितनी हीरोइन के साथ प्रैक्टिस की हुई है। पागल हो आप? अरे उसकी फिल्मों में वो कितने पैशन के साथ किस करता है, बिना किसी प्रैक्टिस के, लेकिन आप में तो वो पैशन है ही नहीं। अरे यार, तुम सो जाओ चलो, और मुझे भी सोने दो। अगले दिन जैस्मिन इमरान हाशमी की एक और फिल्म देखती है, और जब रोनी ऑफिस से घर आता है, तब जैस्मिन उससे बोलती है, सुनो ना, चलो मैं आपसे गुस्सा हो जाती हूँ, फिर आप मुझे ना इमरान हाशमी ने जैसे बीच रास्ते में हीरोइन की गाड़ी को रोककर उसे प्रपोज किया था ना, वैसे ही आप मुझे मनाना और प्रपोज करना। पागल हो क्या? एक तो मैं थका हारा आया हूँ, पानी तक तो पूछा नहीं, ऊपर से फालतू काम करने को बोल रही हो। ये फालतू काम नहीं है।
और इमरान जैसा कुछ भी नहीं है आपके अंदर। वो फिल्म में पूरा पूरा दिन काम करने के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है तुझे सुबह तक करूँ प्यार, और आपसे तो रात में भी नहीं होता। रोनी जैस्मिन को इग्नोर करके कमरे में चला जाता है। ऐसे ही एक दिन साधना बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसके सामने बैठी जैस्मिन अपने फोन में गाने सुनते हुए साधना में इमरान हाशमी को देखने लगती है और गाना गाते हुए बोलती है, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा लगे। बहू, ये क्या गंदी हरकत कर रही है? माँ जी क्या हुआ? माँ जी मैंने क्या किया? अरे तू मेरे चेहरे के करीब आकर वो गाना गाने लगी, भीगे होठ प्यासा दिल। तौबा तौबा, अरे मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। वो माँ जी माफ कर दो, मैं जरा भावनाओं में इधर उधर बह गई थी। अरे बहना है तो रोनी के आगे बहना बहू, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। इतना बोलकर साधना अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन पूरा परिवार बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहा होता है, जिसमें दिखाते हैं कि इमरान हाशमी उनके शहर आने वाला है। ये देखकर जैस्मिन खुशी से बोलती है, वाह, इमरान हाशमी हमारे शहर आ रहा है, मैं तो पक्का मिलने जाऊंगी। आप भी चलोगे ना? क्या अगर कहीं इमरान हाशमी को ये पसंद आ गई तो मेरी बीवी मुझे छोड़ देगी। मैं ठीक है चल लूंगा। कुछ दिन बाद में वो दिन आ जाता है जब इमरान हाशमी जैस्मिन के शहर आता है और जैस्मिन रोनी के साथ उसी जगह पहुंचती है। तभी भीड़ में से आगे जाकर रोनी इमरान हाशमी को आवाज लगाकर बोलता है, सर एक बार मेरी बीवी से मिल लो, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये बात सुनकर इमरान हाशमी उसे पास बुला के बोलता है, अरे भाई, हर कोई मुझसे अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड छुपाता है और तुम मुझसे मिलवाने ले आए, वाह यार। सर वो आपकी फैन है और मैं उसका, मतलब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब से वो आपकी फैन बनी है उसको हर चीज में आपके जैसी परफेक्शन चाहिए जो मैं नहीं दे पाता, इसीलिए वो मुझसे थोड़ी सी खफा थी। तो आपसे मिलवाने के बहाने ही उसने मुझसे काफी दिनों बाद प्यार से बात की है। बस भाई तुमने तो इमोशनल कर दिया। अच्छा बुलाओ, कहाँ है तुम्हारी बीवी? रोनी जैस्मिन को इमरान के पास लेकर जाता है, जिसके बाद वो खुशी से फूलते हुए बोलती है, इमरान जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आपका स्टाइल, आपका रोमांस सब पसंद है। प्लीज मेरे पति को कुछ टिप्स दीजिए ना। देखिए जैस्मिन जी, आपके पति आपसे बेहद प्यार करते हैं, तो किसी को देखकर आप उनको बदलने की कोशिश मत करिए, बल्कि वो जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करके उनसे प्यार करिए। आप सही कह रहे हैं सर, मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ और अब इनको किसी की तरह बनने को नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जैसे हैं वैसे ही बहुत अमेजिंग और रोमांटिक हैं। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इमरान हाशमी से मिलने के बाद जैस्मिन को अपने पति के सच्चे प्यार का एहसास होता है और वो दोबारा कभी भी उसे बदलने की कोशिश नहीं करती। निशा को बचपन से ही नूडल्स खाने की बहुत बुरी आदत थी, यहाँ तक कि वो अक्सर कच्ची नूडल्स भी खा जाया करती थी। उसे नूडल्स के अलावा कुछ और बनाना तक नहीं आता था। इस बात से उसकी माँ सरोज और पिता सुरेंद्र काफी परेशान रहते थे, इसीलिए वो उसके लिए विराज नाम के लड़के का रिश्ता ढूंढते हैं, जो अपनी माँ मोनिका के साथ उसे देखने उसके घर आता है। वो उनके लिए नूडल्स की अलग अलग वैरायटी बना कर रखती है और उनको परोसती है, और इतनी सारी नूडल्स देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे बहन जी, ये देखिए ना आपकी बेटी ने क्या बना रखा है। ना हमने कभी आज तक ये चीज देखा है और ना ही कभी खाया है। बताइए तो क्या बनाया है आपकी बेटी ने? अरे वो क्या है ना बहन जी, मेरी बेटी को नूडल बनाने का और खाने का बड़ा ही शौक है, इसलिए आज नूडल की इतने सारी वैरायटी बना दी। क्या ये सब नूडल से बना है? जरा चक्कर तो देखूं कैसा बना है। सरोज उसे प्लेट में परोसकर नूडल्स देती है, जिसे खाकर मोनिका उन नूडल्स की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। बहन जी खाना पीना तो हो गया, अब आप अपनी बेटी को तो बुला दीजिए ताकि दोनों बच्चे आपस में बातें कर सकें। सरोज अपनी बेटी को आवाज लगाकर अंदर से बुलाती है, जिसके बाद वो लोग विराज और निशा को अकेले में बात करने के लिए भेज देते हैं। तो आपको खाने में क्या क्या पसंद है?
जी मुझे तो नूडल का केक, नूडल्स की रोटी, नूडल का ऑमलेट, नूडल रोल, यहाँ तक कि कच्ची नूडल भी खा जाती हूँ मैं। अबे कैसी जंगली सी लड़की है, कच्ची नूडल? कच्ची नूडल कौन खाता है बे? वैसे आपको नूडल के अलावा और क्या क्या पसंद है? वैसे आप भी मुझे थोड़े थोड़े अच्छे लग रहे हैं। वो दोनों हंसने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद घर वाले मिलकर उनकी धूमधाम से शादी करवा देते हैं। शादी के बाद निशा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है और अपने ससुराल वालों को रोज अलग अलग तरह के नूडल्स बनाकर खिलाती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन रोज रोज उसकी ससुराल वाले नूडल्स खाकर पक जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन निशा खाने में नूडल का पिज्जा बनाती है, जिसे देख उसकी सास मोनिका आग बबूला हो जाती है और उससे कहती है, अगर मुझे पता होता कि तू शादी के बाद मुझे और मेरे बेटे को सिर्फ नूडल ही बना के खिलाएगी तो तुझे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाती मैं। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, अगर आपको नूडल नहीं खाने हैं तो जाइए अपने लिए कुछ और बना लीजिए। अरे तुझे पता भी है रोज रोज नूडल खाना कितना हानिकारक होता है हमारे लिए, और रोज रोज नूडल खाने से तेरे पेट में कीड़े हो जाएंगे नूडल जैसे। देखिए सासू माँ, आप अपना खाना अलग बनाती है, अलग खाती है। क्या मैंने आपसे कुछ कहा? तो फिर आप क्यों मुझ पर अपनी जबरदस्ती मर्जी थोप रही हैं? अरे मैं ही पागल हूँ जो तुझे समझा रही हूँ। जा जो मर्जी करना है कर, अब नहीं बोलूंगी तुझे। तभी वहाँ विराज आ जाता है और सारी बात सुन लेता है और निशा को इस तरह बदतमीजी से बात करता देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जोरदार तमाचा जड़ देता है। फिर बोलता है, अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, जो माँ से ऐसे बात कर रही हो? क्या गलत बोल दिया माँ ने तुम्हें? अरे तुम्हारा भला ही तो चाहती है, तभी ये सब समझा रही है। पहली बात तो ये कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे अपने अच्छे बुरे की समझ ना हो, और दूसरी बात ये कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं ये मैं सोचूंगी, आप नहीं। ये बात बोलकर वो नूडल्स खाने के लिए टेबल पर बैठ जाती है। उसकी सास उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और अपने बेटे के लिए अलग खाना बना कर लाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब सरोज अपने और अपने बेटे के लिए रोजाना अलग खाना बनाती, तो वहीं निशा अपने लिए रोज नूडल्स बनाकर खाती। वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे निशा बीमार होना शुरू हो जाती है। उसके पेट में दर्द रहने लगता है और रंग पीला पड़ जाता है। साथ ही उसके होंठ भी सूखे और सफेद पड़ने लगते हैं। वो कमजोर होती जाती है और बुखार से तपने लगती है। उसकी हालत बिगड़ता देखकर मोनिका और विराज दोनों को ही उसकी चिंता होने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब निशा घर का काम कर रही होती है तो अचानक वो बेहोश हो जाती है। तभी मोनिका और विराज दोनों उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां काफी देर उसके बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर कहते हैं, जी देखिए, जरूरत से ज्यादा नूडल्स और जंक फूड की वजह से आपकी वाइफ का लीवर में इन्फेक्शन हो गया है और ज्यादा मैदा खाने की वजह से इनकी नसें जाम हो गई हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सीरियस हो जाइए और इनका ये खाना पीना बंद कराइए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और हाँ, आप अपनी वाइफ का ख्याल रखें और इन सब चीजों से दूर रखें। जी डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। डॉक्टर निशा का इलाज शुरू करते हैं, पर अब भी निशा के दिल से उसका नूडल्स का लव नहीं जाता और वो घर पर बना खाना नहीं खाती है और उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है, जिसे देख उसका पति और उसकी सास मोनिका बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं। निशा, क्या है ये? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मेरी मर्जी विराज, और वैसे भी मुझे नूडल के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। बहू, बात को समझने की कोशिश कर। अगर तू खाना नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी? मुझे नहीं होना ठीक, मुझे पहले नूडल चाहिए बस। निशा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
थोड़ा नहीं, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। देखो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, और जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी, तो तुम जानती हो मुझे कितना हर्ट हुआ था। पर तुम्हें तो मुझसे ज्यादा अपने नूडल्स प्यारे हैं। एक काम करता हूँ, मैं ही जहर खा के मर जाता हूँ अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो। विराज की बात सुनकर निशा को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो अपने पति और अपनी सास मोनिका से माफी मांगती है। नहीं नहीं विराज जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज प्लीज ऐसा दोबारा मत कहना। आपके बिना मेरा क्या होगा? मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि आप तो हमेशा मेरा अच्छा सोचते थे, तभी मुझे इतना समझाते थे। और सासू माँ, आप भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बहू, देर से ही सही, लेकिन तुझे समझ आया, यही सबसे अच्छी बात है। इस तरह निशा की नूडल्स खाने की आदत हमेशा के लिए छूट जाती है और वो घर का बना सादा और अच्छा खाना खाने लगती है। साथ ही वो अपनी सासू माँ की तरह अलग अलग तरीके का खाना बनाना भी सीख लेती है और अपने पूरे परिवार को रोज नए नए डिशेस बनाकर खिलाती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। आस्था बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। साथ ही वो घर के सभी काम अच्छे से कर लेती थी। आस्था पिज्जा खाने की बहुत ही ज्यादा शौकीन थी। वो अलग अलग जगह जाकर तरह तरह के पिज्जा ट्राई करती रहती थी, जैसे कि चीज कॉर्न पिज्जा, नॉन वेज पिज्जा, मार्गरीटा पिज्जा एक्सेट्रा। उसके साथ घर में उसकी मम्मी पिंकी और पापा दिनेश रहते थे। उसे जब भूख लगती थी तो वो बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पिज्जा ही खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन दोपहर के वक्त, आस्था बेटा खाना खा ले। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना, आप ही खा लो, मेरा ना पहले से पेट भरा हुआ है। क्यों लाडो, तूने ऐसा क्या खा लिया? वो क्या है ना मम्मी, मैंने 5 पिज्जा खाए थे, इसीलिए अब मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं है। हे भगवान, ये लड़की भी ना फिर से पिज्जा खा लिया, और वो भी एक नहीं बल्कि 5-5। आस्था के पापा, आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं? अरे आस्था बेटा, तुम इतना पिज्जा मत खाया करो, वरना एक दिन बीमार पड़ जाओगी। ओफो पापा, कुछ नहीं होता ये सब खाने से। वैसे भी मैं कभी कभी तो खाती हूँ, कौन सा रोज ही खाती हूँ। देख रहे हो ना अपनी बेटी को, कितना एहसान कर रही है हम पर, ये बता करके मैं पिज्जा खा कर आई हूँ। अरे इसको कुछ समझाओ कि रोज रोज पिज्जा खाकर ये एकदम डम्बल डाउन हो जाएगी। ओफो मम्मी, कहा तो आप खामखा इतने टेंशन ले रहे हो, देखना मुझे ना कुछ नहीं होगा। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और आस्था के लिए एक दीपेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ कल्याणी के साथ उसे देखने उसके घर आ जाता है। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद दीपेश और आस्था की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है। आस्था आए दिन अपने ससुराल में भी अलग अलग तरीके के पिज्जा बनाती और सभी लोग रोज रोज एक जैसा खाना खाते। तो ये सब कुछ देखकर उसकी सास को आस्था पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ऐसे ही एक दिन रसोई में, अरे बहू, आज क्या बना रही है खाने में? कहीं फिर से वो मैदे की रोटी तो नहीं बना रही तू? माँ जी, मैंने लंच में पिज्जा बनाया है, वो भी मार्गरीटा पिज्जा। आय हाय, ये बेशरम तो हमें बीमार करके ही छोड़ेगी। सुबह शाम बस यही खिलाती रहती है। ओफो माँ जी, आपको नहीं खाना तो मत खाइए ना, मैं आपके लिए दाल चावल बना दूंगी, आप वही खा लेना। अरे मेरे लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए बना, और अपने लिए भी। देख बहू, मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ बुरा हो। ये सब कभी कभी खाना ठीक है, पर डेली अच्छा नहीं होता। प्लीज माँ जी बस करो ना, पिज्जा खाने का मजा किरकिरा मत करो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। आस्था बाकी सबके लिए तो सादा और अच्छा खाना बनाती थी,
और खुद के लिए अलग अलग तरीके के पिज्जा बनाती थी और वही खाती। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उसे कुछ भी कहे, वो किसी की बात नहीं मानती थी। ऐसे ही एक बार उसके ससुराल वाले कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। इस बीच आस्था ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर तीनों टाइम बस पिज्जा ही खाती थी और पिज्जा के खाली डब्बों का ढेर घर के अंदर लगा देती थी। जब एक हफ्ते बाद सभी घर वाले वापस आते हैं तो कल्याणी पिज्जा के डब्बों का ढेर देखकर हक्की बक्की रह जाती है और गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे ओ बेशरम नालायक, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? क्या हुआ माँ जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे तो क्या करूँ, आरती उतारू तेरी पिज्जा देवी। अरे जितना पैसा तूने पिज्जा में बर्बाद किया है, अगर उतने पैसे का घर का कुछ बना कर खा लेती तो कुछ हो जाता तेरा। माँ जी देखिए, पहली बात तो ये कि आप शांत हो जाइए और दूसरी बात ये कि आप जानती हैं कि मुझे पिज्जा कितना पसंद है, और तीसरी बात ये कि आप जितना भी मना करें, जितना भी रोक ले, मैं पिज्जा खाऊंगी तो बस खाऊंगी। अरे आग लगे तुझे और तेरे पिज्जा को, मैं नहीं रोकूंगी, जा जो मर्जी करना है कर। तभी वहाँ दीपेश आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। साथ ही आस्था को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है और गुस्से से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से ऐसे बात करने की? पहले तुम ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हाँ, ऐसे हुई? तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी भी? माँ से ऐसे बात करती हो? अरे तो क्या करूं मैं? तुम दोनों माँ बेटे को बस मेरे खाने से ही दिक्कत है। अरे मैं पूछती हूँ कि मैं पिज्जा खाऊं या रोटी, इससे आप दोनों को क्या? आपको तो खाना बनाकर दे रही हूँ ना, तो शांति रखो। हम तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए तुम्हें रोकते हैं। तुम्हारी हरकतों से लगता है कि पिज्जा खा खा कर तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं घुसता, मोटी बुद्धि। तो फिर कहा ही किसने है सलाह देने के लिए? मेरे अच्छे बुरे का मैं अपने आप सोच लूंगी, आप चिंता मत करो। आस्था गुस्से से पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आस्था अपनी पिज्जा खाने की आदत को बरकरार रखती है। और एक दिन आस्था के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो दर्द से कराहने लगती है। दीपेश और कल्याणी उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करके बताते हैं, जी आपकी वाइफ ने देर रात को जरूरत से ज्यादा पिज्जा खा लिया है, जिस वजह से उनके पेट में मैदा जम गया है और अब उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। साथ ही उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो गया है और ब्लॉकेज इतनी ज्यादा है, उनका बचना मुश्किल है। आप चाहें तो ऑपरेशन से पहले आस्था जी से मिल सकते हैं। दीपेश और कल्याणी आस्था से मिलने वार्ड में जाते हैं, जहां वो दर्द से करहा रही होती है और रोते हुए बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी और हमेशा छुप छुप कर पिज्जा खाती रही और आज यहाँ आ गई, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बेटा जो हुआ उसे भूल जा और जल्दी से ठीक हो जा। माँ जी मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं जी पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। पागल हो गई हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, समझी? नहीं दीपेश जी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। मेरे साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मुझे माफ कर देना, पर मुझे जाना होगा। इतना कहते ही आस्था के पेट में बहुत जोर से दर्द उठता है और वो वहीं पर दम तोड़ देती है। सभी घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और इस तरह सबको सबक मिलता है कि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को खाना किस तरह हमारी जान का दुश्मन बन सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये पिज्जा वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से दिन रात बस पिज्जा ही खाती हो? अगर है तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए।